वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन के विषय में पढ़ें, जिसे मरुस्थल और मरुस्थलीकरण कहते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं मरुस्थल और मरुस्थलीकरण कैसे बनता है, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कारक होते हैं। दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं रिस्पॉन्सिबल कारक कौन कौन से डेजर्ट के। सबसे पहले डेजर्ट की डिफिनेशन देख लेते हैं। डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल, a large area where precipitation annually precipitation below 25 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ। डेजर्ट की डिफिनेशन क्या होता है? अ लार्ज एरिया, एक बड़े लंबे एरिया में जहाँ पे एनुअली प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम डेजर्ट की डिफिनेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में वर्षा नहीं होती, वर्षा तो होती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे इतना वर्षा नहीं होती कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसलिए वर्षा तो होती है, लेकिन लाइफ सस्टेन करने के लिए सफिशियंट या काफ़ी या पर्याप्त नहीं होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है डेजर्टिफिकेशन। it is process of forming desert in a initial stage। दोस्तों इसका अर्थ है डिजर्टिफिकेशन है मरुस्थलीकरण। इसका अर्थ है दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसका शुरुआती चरण शुरू होता है डेजर्ट बनने के लिए। इसका यही हिंदी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इन अ इनिशियल स्टेज ऑफ डेजर्ट। मरुस्थल के प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया है जिसे डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं डेजर्टिफिकेशन कैसे कैसे बनता है। दोस्तों डेजर्टिफिकेशन ओवर ग्रेजिंग से होता है। ओवर ग्रेजिंग मीन्स होता है अधिक चारागाह करना। दोस्तों यहाँ पर अधिक पशु चराते हैं, उसे चारागाह कहा जाता है। दोस्तों मैं इसलिए इंग्लिश लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की यह मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभार हिंदी का वर्ड एग्जाम में या वनडे एग्जाम में समझ नहीं आता है, तो हमको इंग्लिश के वर्ड का सहारा लिया जाता है। दोस्तों वहाँ पे क्लियर कट में दोस्तों लिखा रहता है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी फाउंड पाई जाती है क्वेश्चन में, उसे इंग्लिश का वर्ड ही मान्य होगा, हिंदी का नहीं। इसलिए दोस्तों हम दोनों पर ध्यान देंगे, इंग्लिश या हिंदी में दोनों फ्लेक्सिबल होकर दोस्तों हमको हिंदी और इंग्लिश सीखना है। किसी एक पॉइंट पे रिजिड होके स्टक नहीं हो जाना है, वहाँ पे बिल्कुल हमको निराश नहीं होना है। हमको हिंदी और इंग्लिश सीखना है दोस्तों, जिससे हमारा काम एग्जाम के लिए निकल जाए। इसलिए दोस्तों मैं हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश में लिखूँगा, उसके बाद दोस्तों जहाँ ज़रूरत होगी मैं हिंदी भी लिख दिया करूँगा। जैसे दोस्तों ओवर ग्रेजिंग मीन्स होता है अधिक चारागाह। उसके बाद दोस्तों अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। इसका मतलब होता है असतत तरीके से लैंड का प्रयोग करना। जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग किया जाता, खाद में दोस्तों इसको खाद नहीं कहते हैं, इसे फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर दोस्तों उर्वरक जिसे कहा जाता है, केमिकल की प्रक्रिया के द्वारा जो बनाया जाता है उसे फर्टिलाइजर या उर्वरक कहा जाता है। वहाँ पर अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
अनसस्टेनेबल असतत तरीके से लैंड का यूज करते हैं, वहाँ पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, एक्सेसिव वहाँ पे इरिगेशन करते हैं, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी दोस्तों लैंड डिग्रेड हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी रेट सॉइल का रिड्यूस या कम हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, मैंने जितनी पॉइंट बताया हूँ उसको एक पॉइंट एक रिटर्न वे में हम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स है, बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक्सेसिव इरिगेशन, दोस्तों ऐसे आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर मेजर वे ऑफ डिग्रेडेड ऑफ लैंड स्पेशली इन डेजर्ट एरिया। उसके बाद इसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको पहचानने के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन में रहेगा ओवर ग्रेजिंग रहेगा, उसके बाद अनसस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड रहेगा, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रहेगा, एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन रहेगा। ये सब विकल्प में दे दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कौन सा सही है। आपको जितने पॉइंट मैंने बताया हूँ, ये जितने पॉइंट रहेंगे दोस्तों ऑल ऑफ एबव करना है। इसमें से जो नहीं रहेगा उसे नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं डिजर्टिफिकेशन के इफेक्ट क्या क्या होंगे दोस्तों। मरुस्थलीकरण के प्रभाव, मरुस्थलीकरण के प्रभाव होगा जैसे फ्लड आएगा, ड्राट होगा, ओवर सॉइल इरोजन होगा दोस्तों, ये सब होगा। मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। बाढ़ होगी, सूखा होगा, फेमाइन होगी जिसे कहते हैं भुखमरी, जिसे कहते हैं राजनीतिक अस्थिरता होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी चौथे नंबर पे। इसका मतलब है दोस्तों, जहाँ पर मरुस्थलीकरण होगा वहाँ पे गरीबी आएगा। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत से लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचते, जिसे कहते हैं दोस्तों मास माइग्रेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो दोस्तों बड़ी संख्या में लोग जाते हैं उसे मास माइग्रेशन कहा जाता है। वहाँ पर उद्योग या धंधे नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, तो दोस्तों उद्योग धंधे लगाना वहाँ पे उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, इसलिए उद्योग धंधे नहीं लग पाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, सॉइल की या मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, वहाँ का उत्पादकता जो उस मिट्टी की होती है कम हो जाने के कारण वहाँ पर अनाज दोस्तों कम पैदा होगा या बिल्कुल पैदा नहीं होगा, जिसके कारण से भूखमरी फैल जाएगी। उसके बाद वहाँ पर कुछ दोस्तों इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, सोशल टेंशन जिसे कहते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ जाएगा। उसके बाद कुछ लोग होंगे वहाँ पे सरकार की नीतियों का पालन नहीं करेंगे। उसके बाद वो सोचेंगे किस तरह से हमको खाना या कुछ मिल जाए, इसके लिए कुछ एंटी कंट्री एक्टिविटी शुरू हो सकती है, जिसे कहते हैं देश विरोधी गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, जिसमें दोस्तों टेररिस्ट हो गए, ये सब दोस्तों जहाँ पर भूखमरी होती है, मरुस्थलीकरण होता है, इन सब का भी एक प्रभाव होता है। और दोस्तों देख लेते हैं सरकार ने इसके लिए क्या क्या करना शुरू किया है। 2019 में COP14 हुआ था। COP14
नोएडा में हुआ था। COP14 नोएडा में हुआ था, नोएडा जो कि यूपी में है। इसे कहते हैं UNCCD। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मैं यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, डेजर्टिफिकेशन। सबसे पहले एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद यूएनसीसीडी एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, 1994 में आई थी। एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, मैं लिख दे रहा हूँ। बाइंडिंग मीन्स होता है दोस्तों जो सभी देशों को मानना अनिवार्य होगा, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है जैसे कहा गया है उसके चार्टर में, उसी तरह से उसको सेम एज फॉलो करना होगा। बाइंडिंग कन्वेंशन। इसकी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसने लोकल कम्युनिटी कहते हैं जिसे स्थानीय समुदाय के द्वारा दोस्तों पार्टिसिपेशन या जिसे कहते हैं भागीदारी के द्वारा डेजर्टिफिकेशन को या डिजर्ट को कम करने के लिए प्रयास करना, इसका एक यूएनसीसीडी का महत्वपूर्ण कदम है या लक्ष्य है। स्थानीय समुदाय के द्वारा मरुस्थलीकरण तथा इसके प्रभाव के लिए भागीदारी बढ़ाना। ग्रामीण स्थानीय समुदाय के बीच में, स्थानीय समुदाय के बीच में। इसको मैं दोस्तों एक बार इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स इफेक्ट्स बाय पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। इसका अर्थ होता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। बॉटम अप अप्रोच, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स इफेक्ट एमंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। इसका मतलब होता है स्थानीय समुदाय के द्वारा मरुस्थलीकरण तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय समुदाय के बीच भागीदारी को बढ़ाना है। इसलिए हम इसे डिटेल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट के द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है डेजर्टिफिकेशन के। इस सब के लिए पॉलिसी एंड रूल एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बन रहा है, उसके बाद हमारे कंट्री बन रहा है। इसी सब के लिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक है वन चैलेंज। आप लोगों को बस जानना है वन चैलेंज, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसके विषय में। इट इज रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स इफेक्ट्स प्रोटेक्ट ऑफ लोकल
वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट। इसका मतलब है लोकल वेजिटेशन या वनस्पति को प्रोटेक्ट करके मरुस्थल और मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम करना है। वन चैलेंज आएगा दोस्तों, वन चैलेंज इज रिलेटेड टू, आपको दिया रहेगा 3-4 ऑप्शन। वन चैलेंज रिलेटेड है मरुस्थल एंड मरुस्थलीकरण से। आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद देख लेते हैं, एक है सस्टेनेबल, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी जिसे कहा जाता है। एसडीजी 2012 से शुरू किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो गोल नंबर 15 है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लीड टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ एनवायरनमेंट। जो होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारीपूर्ण किसी चीज़ का उत्पादकता और उसका उपभोग करना, वो सस्टेनेबल या सतत पर्यावरण विकास में सहायक होता है। इसको 2030 तक जो डेजर्ट है दोस्तों बाय 2030 तक इसको खत्म करना है। इसी के लिए एजेंडा 15 रिस्पॉन्सिबल है, एसडीजी 15, गोल 15 मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी पूरा वीडियो का आपको फायदा या 100% उसके प्रोडक्टिविटी मिल पाएगी। नहीं तो आपको 100% उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग होते हैं बीच में ही थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाते हैं दोस्तों, उससे आपका नुकसान होगा। आप लोग इसीलिए पूरा वीडियो देखिए एंजॉय के साथ, उसके बाद समझने की कोशिश भी कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं अब डेजर्ट कैसे फॉर्म होता है। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आता है, वाई आर फॉर्मिंग डेजर्ट, स्पेशली वाई आर फॉर्मिंग डेजर्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। इसका मतलब है दोस्तों क्यों डेजर्ट बनते हैं कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, इसे देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम में तो आता है ये, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट हैं या घटक हैं देख लेते हैं जल्दी से। इसके लिए दोस्तों जैसे इस तरह से हमारा कॉन्टिनेंट होते हैं, जितना लैंड होता है, उसके बाद यहाँ पे इतना पूरा अंटार्कटिक रीजन हो जाता है। इस साइड से जो जलधाराएं दोस्तों लैंड की तरफ जाती हैं और ठंडी होती हैं दोस्तों। जब जो जलधारा ठंडी होगी उसके लिए दोस्तों वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी दोस्तों, तो वहाँ पर बारिश नहीं होगी, जिस कारण से मरुस्थल फॉर्म होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब चलो देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल जो है यहाँ पर बना है, सहारा मरुस्थल है। सहारा मैं डी से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब आप समझ आए। डी मतलब डेजर्ट होता है, उसका हिंदी होता है मरुस्थल। अब देखते हैं सहारा मरुस्थल कैसे बनता है दोस्तों। यहाँ पर इस साइड से हम सभी जानते हैं पोल की साइड में होता है, अंटार्कटिक इस साइड में है। यहाँ से ऐसे ठंडी जलधाराएं जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है इसके अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसके कारण से जब दोस्तों वर्षा वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं, ठंडी जलधारा है, तो वेपराइजेशन जिसे कहते हैं वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण दोस्तों नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगा तो उसके बाद डेजर्ट बन जाता है। इसी कारण से पश्चिमी तट पर ज़्यादातर हमारे बड़े बड़े जो डेजर्ट कॉन्टिनेंट के डेजर्ट होते हैं वही पाए जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पर
ठंडी जलधारा बहती है। जलधारा बहने के कारण है प्रेसिपिटेशन है, वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक डेजर्ट बन गया है या मरुस्थल बन गया। इसे सहारा मरुस्थल कहते हैं। ये काफ़ी देशों में फैला है। जैसे मेन देश हम देख लेते हैं। इसमें एक यहाँ पर इस साइड में अल्जीरिया है, मैं अल्जीरिया को ये लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लीबिया है। ऐसे ऐसे देश हैं दोस्तों। उसके बाद वेस्टर्न सहारा एक कंट्री खुद ही है। इस साइड इन देशों में ये डेजर्ट फैला हुआ है। अब देख लेते हैं ये डेजर्ट किस तरह से, एक कॉन्टिनेंट का डेजर्ट होता है किस तरह से बनता है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा कोस्ट हो जाता है। उसके बाद ये लैंड हो जाता है। उसी के पास में यहाँ से ये डेक्कन प्लेट, ये तिब्बत प्लेटू है, जिसके कारण से ये हमारा वो है माउंटेन, जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। यहाँ से लैंड है। उसके बाद यहाँ से प्लेटू है। उसके बाद इस साइड में हमारा डेजर्ट, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ से ऐसी हवाएं आती हैं लेकिन यहीं तक रुक जाती हैं, जिसके कारण से लद्दाख के रीजन में जो जो दोस्तों कोल्ड डेजर्ट हो, जिसे कहते हैं ठंडे प्रदेश का मरुस्थल होता है। यहाँ पे मरुस्थल लद्दाख का रीजन आता है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, जिसे कहते हैं शीत प्रदेश मरुस्थल है। इसी कारण यहाँ पे जितने वायु होती है या वर्षा होता है, यहीं पे हिमालय पर्वत के कारण रुक जाता है। यहाँ पर वर्षा नहीं, यहाँ पर दोस्तों बादल नहीं आ पाता। इसी कारण से लद्दाख रीजन में बारिश नहीं होती है, जिसके कारण से कोल्ड डेजर्ट बनता है। अब देख लेते हैं डेजर्ट का हर एक रीजन में क्या क्या नाम है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में सहारा डेजर्ट है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक तरफ से, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल लगभग बोत्सवाना में है, थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका में फैला है, इन देशों में फैला हुआ है। लगभग हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं किस महाद्वीप में है। देश का नाम जानेंगे दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे किस महाद्वीप में है। उसके बाद नामीब मरुस्थल है। नामीब इसके नाम से ही पता चल रहा है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, जो दक्षिणी अफ्रीका के कोस्ट पर पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका कोस्ट मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से है। उसके बाद देखते हैं कालाहारी हो गया, नामीब हो गया। ये तीनों मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साउथ अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं। एक हो गया पेटागोनिया का मरुस्थल। हो गया। उसके बाद दूसरा है अटाकामा का मरुस्थल। विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल जो है अटाकामा का ही मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल मैं लिख दे रहा हूं, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल है। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मुख्य रूप से कनाडा, मैक्सिको ये सब कंट्री आते हैं, उसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मोजावे है, मोजावे का मरुस्थल। नंबर 2 चिन्हुआन का मरुस्थल। चिन्हुआन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ये दोनों मरुस्थल वहाँ पर हैं
उत्तरी अमेरिका जिसे यूएसए कहा जाता है उस स्थान में। उसके बाद मैक्सिकन का मरुस्थल, मैक्सिकन मरुस्थल जो कि मैक्सिको में है, ये देख लिए। सबसे पहले देखें अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं, उसके बाद साउथ अमेरिका में देख लिए, अब नॉर्थ अमेरिका में भी देख लिए कौन कौन से हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। विक्टोरिया का मरुस्थल, विक्टोरिया, एक है सैंडी का मरुस्थल, ये दो मरुस्थल है, मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया में लिख लिया। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं ठंडा मतलब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, मंगोलिया के बॉर्डर पर है। इसे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, एक प्रकार से कोल्ड मरुस्थल है, जिसे कहते हैं शीत मरुस्थल। अब दूसरा लिख दे रहा हूं तकलामकान, तकलामाकन है दोस्तों या तकलामकान है। इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही लिखा जाता है, किसी में तकलामाकन रहता है, किसी में तकलामकान रहता है। ये चाइना में है। अब देख लेते हैं भारत में लद्दाख मरुस्थल है, लद्दाख मरुस्थल जो कि भारत में है, एक शीत मरुस्थल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, जिसे कहते हैं शीत मरुस्थल जो कि भारत में है। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पर थार मरुस्थल लिख दे रहा हूँ, थार दिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है डेजर्ट, इसका हिंदी होता है मरुस्थल, थार डेजर्ट। ये भारत में है, इंडिया में मैं लिख दे रहा हूँ उसका परसेंटेज भी 85% थार मरुस्थल का इंडिया में है, 15% भाग इसका पाकिस्तान में, मैं पाक लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान में है। जो थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में है, उसका सबसे ज्यादा भाग राजस्थान में है। राजस्थान के बाद गुजरात में है, गुजरात के बाद मैं पीबी से लिख दे रहा हूँ पंजाब, या 4 से लिख दे रहा हूँ हरियाणा। इन 4 राज्यों में है। दोस्तों मैंने जहाँ तक था मरुस्थल का महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर दिया हूँ, जिस आप लोग एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। गोबी मरुस्थल जो कि चाइना और मंगोलिया की सीमा पर है। तकलामाकन जो चाइना में पूरी तरह से है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो भारत में है। थार मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है जो पाकिस्तान और भारत में, इसका 85% भारत में भाग है, 15% भाग पाकिस्तान में है, जो 85% भाग भारत में है। उसका सबसे ज़्यादा भाग राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में, हरियाणा में। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए उसे। दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे हर एक स्थान पे शेयर कर दिया करो दोस्तों, जिस कारण से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।